तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2025 को लेकर, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट 11, वो भी मैथ का। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है यहाँ पर कि 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा आपका यम 1, उसके बाद यहाँ पर D1 बराबर यम 2 D2। कैसे फार्मूला यूज होता है, यानी यम 1 व्यक्ति D1 दिन में कोई काम कर पाते हैं तो वही काम यम 2 व्यक्ति कितने दिन में कर पाएंगे, D2 दिन में। तो दोनों काम को आपस में हम लोग बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैन जो है यानी 22 पुरुष जो हैं वो 2 दिन में किसी काम को कर पाते हैं। अब उसी काम को करने के लिए कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, तो यम 2, और जो दिन है आपका वो हो चुका है आधा। तो आप कहोगे 22 दूना 44, 44 का अगर 2 में गुणा करा दोगे तो ये हो जाएगा 88, यानी 88 आदमी लगेंगे उस काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 88, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। ना केवल हम यहाँ पर आपको मैथ का प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं, बल्कि आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ठीक है। और हिंदी के प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग उसका थ्योरी क्लास भी लेकर बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और हमारा एक और भी चैनल है आपका अर्जुन मैथ्स के नाम से, वहाँ पर हम लोग विविध एग्जाम यानी जो भी एग्जाम पूछे, मतलब जो भी एग्जाम हुए हैं जैसे एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस जीडी, इन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग लेकर आते हैं और डिस्कस करते हैं। तो हमारे दोनों चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो दोस्तों तक वीडियो पहुँचती है और यूट्यूब उसको और लोगों तक रिकमेंड करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि यदि कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है तो वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्रमशः अनुपात कितना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपया था। अब 20 रुपया का हानि उठाया और बेचा कितने में, 80 रुपया में। तो ये बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो कहोगे क्रय मूल्य 100 रुपया था, विक्रय मूल्य 80 रुपया था, तो इसको काट दीजिए 4 से। तो 4 से काटेंगे या एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, कुल मिला जुलाकर 5/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दिया है बी में, यानी 5:4, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है कि 110 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है, 4:7 है, ठीक है। और पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। अब ध्यान समझिए, मिश्रण में पानी मिलाना है, इसका मतलब पानी की मात्रा बढ़ेगी बट दूध की मात्रा वही रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग 110 लीटर में पहले निकालेंगे दूध की मात्रा, यानी मिल्क कितना है। तो आप कहोगे 110 का, अब यहाँ पे शुरू में पानी दिया है फिर दूध दिया है, यानी दूध जो है ये 7 और 7 और 4 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, काट देंगे तो कुल मिला जुला कर कितना आ जाएगा, 70 लीटर। यानी उसमें जो दूध की मात्रा है वो 70 लीटर है और पानी की मात्रा कितना है, 40 लीटर। अब कह रहा है पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। तो मान लेते हैं मिश्रण हमारा 110 लीटर का था, उसमें x लीटर हम पानी मिला दिए। अगर इसमें अब हम दूध की मात्रा निकालें तो 70 लीटर ही आएगा, क्योंकि पानी मिलाया गया है, दूध नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम दूध का अनुपात निकालें तो 7/8 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 बराबर कितने के, 70 के। तो आप कहोगे कि 7 से इसको काट दीजिए, 10 आ जाएगा। और 10 का गुणा अगर हम 15 में करवा देते हैं तो 150 आ जाएगा, यानी 110 प्लस यक्स बराबर हो जाएगा आपका 150। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 40 लीटर। इसका मतलब ये है कि उसमें जो पानी मिलाना चाहिए था वो कितने लीटर मिलाना चाहिए था, 40 लीटर। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। यदि वह 20% का डिस्काउंट देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर फार्मूला लगता है प्लस माइनस
ए का, फिर प्लस माइनस बी का, फिर प्लस माइनस ए बी बटा के 100। ठीक है, और यहाँ पर लगा देंगे प्रतिशत। अगर वैल्यू माइनस में आती है तो हम लोग कहेंगे कि हानि हुआ है, और अगर वैल्यू प्लस में आती है तो हम लोग कहेंगे कि लाभ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 50% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब 50 प्लस में रहेगा। 20% का डिस्काउंट देता है, मतलब छूट देता है, तो 20% माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से आपका 50 गुणे 20 बटा के 100। तो आप जानते हो कि 50 दूना होता है 100, और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 10 और 20, 30 हो गया। 30 में से अगर मतलब 30 को 50 में से घटाएंगे तो 20% आएगा। इसका मतलब ये जो लाभ है कितने का हुआ है, 20% का। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 20%, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए लिखा है, भागु जो का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लिखा है 4500 भागे 9 प्लस 1800 गुणे 2 माइनस 310 गुणे आपका 7 का मान कितना है। तो यहाँ पे पहले 9 से भाग करिए 4500 में, तब 500 आएगा, क्योंकि 9 पचे 45 होता है। और 1800 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3600। और अगर हम देखें तो 310 का 7 में गुणा करा दे, 7 जीरो हम जीरो, 7 एक कम 7 और 7 त्रिक 21। अगर हम यहाँ पे 3500 और 3600 को जोड़ दें, मतलब 500 और 3600 को जोड़ दें, 4100 आ जाएगा। 4100 में से आपको घटा देना है कितना, 2170। तो घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे हो गया 10। 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पर 1, यानी कुल मिला जुलाकर 1930 आपका आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है कि यदि P का 35% Q के 60% के बराबर है, और Q का आपका देख रहे हैं कि कह रहा है Q P का Z बटा 3% है, तो Z का मान कितना है। अब समझिए, कह रहा है P का मतलब गुणा 35%, मतलब 35% कर दिए, Q के 60% के बराबर है तो 60% कर दिए। तो यहाँ से प्रतिशत खत्म। अगर इसको काटें 5 से, तो 5 सते हो जाएगा 35, और 5 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर ये हो गया 7P बराबर 12Q। अब कह रहा है कि Q P का Z बटा 3% है, यानी जो Q है वो P का मतलब होता है गुणा Z बटा 3% है। तो बताइए कि Z की वैल्यू कितनी है। अगर हम ध्यान से समझें तो ये जो P है इसको हम लोग बटा मिला देते हैं, तो हो जाएगा Q बटा के P बराबर, इधर हो जाएगा Z बटा के 3। अगर इस प्रतिशत को चिन्ह को हटा दे तो बटा मतलब 100 करना पड़ेगा, तो जो 3 के गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि ये वाला जो वैल्यू दिया है इससे हम लोग Q बटा P निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 7 बटा के 12। तो हम लोग यहाँ पर इस जगह पर Q बटा P की जगह पर लिखेंगे 7 बटा के 12। तो लिख दीजिए 7 बटा के 12 बराबर Z बटा के 3 गुणे 100। तो आप जानते हो 3 चौक 12, और 4 25 है हम 100, और 25 का अगर 7 में गुणा करा दे तो 25 सत्ते होता है 175, यानी जो Z की वैल्यू आएगी वो 175 आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भागु जो का ये लिखा है कि 49 गुणे 4 भागे 28 प्लस 56 भागे 7 गुणे 8 माइनस 784 भागे 28 प्लस 14 गुणे 2 का मान बताइए। तो अगर आप 4 से 28 को काटोगे 7 आएगा, 7 से अगर 49 को काटोगे तो 7 आएगा, प्लस अगर हम देखें 7 से 56 को काटे तो 7 8 56, और 8 अठाई हो जाएगा 64, माइनस 28 से अगर भाग दे दें 784 में तो 28 ही आएगा, क्योंकि 28 का वर्ग 784 होता है। अब 14 दूना हो जाएगा 28, तो 28 से 28 इधर खत्म हो गया। कुल मिला जुलाकर अगर 7 में एक आपका 64 जोड़ दिया जाए तो 71 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि एक कार ने अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ी। कार की सामान्य चाल बताइए। तो यहाँ पे समझिए, इस तरीके से मान लेते हैं हमारा डिस्टेंस है ए और बी। यहाँ पर 210 किलोमीटर उसको जाना है। ठीक है, अगर हम देखें कि समय कितना लगेगा, अगर वो अपनी सामान्य चाल से चलता है, उसकी चाल को हम यक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर समय देखा जाए जब वो 42 मिनट पहले चलना शुरू नहीं करता है, यानी
वो आपका समय से चलता है। तो समय से चलता है तो उसको 210 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे दूरी बटा के चाल, यानी 210 बटा यक्स घंटा। उसके बाद अगर वो 42 मिनट पहले चलना शुरू करता है तो उसी दूरी को तय करने के लिए, जबकि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई है, समय कितना लगेगा। तो ये समय 1 है, ये समय 2 है। तो ये हो जाएगा 210 बटा यक्स माइनस 10 घंटा, क्योंकि चाल उसकी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है, ताकि वो समय से पहुंचे। अब अगर हम देखें कि समय का कितना अंतर हुआ, यानी पहले चला मतलब समय से चला और 42 मिनट पहले चला, तो समय का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे समय 2 में से, यानी 210 बटा यक्स माइनस 10 में से आप 210 बटा यक्स को घटा दीजिए, तो जो समय बचेगा 42 मिनट बटा कर दीजिए 60, तो वो आपका 42 मिनट के मतलब कि बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखना है आपको कि आप इसको काट सकते हो, यानी ऊपर 21 21 है तो 21 कामन ले सकते हो, तो 21 अगर कामन ले लोगे या इवन 42 से काट दो, 42 पंचे कितना हो जाएगा, एक आपका 210, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। और अगर हम देखें तो 1 बटा ये हो जाएगा यक्स माइनस 10 माइनस 1 बटा यक्स बराबर कितना, 1/60 के। अब अगर हम इसको डायरेक्ट थोड़ा सा मतलब जल्दी हल करें तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा यक्स से यक्स खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट बचेगा 10 बटा क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 10 यक्स। ठीक है, बराबर कितने के, ये हो जाएगा 1/60 के। तो यहाँ पर अगर हम इसको हल करें तो यक्स स्क्वायर माइनस 10 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा 3000 के। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर माइनस, अब हम लोग इसको थोड़ा और फास्ट करते हैं, तो 60 यक्स प्लस 50 यक्स कर देंगे, माइनस कर देंगे 3000 बराबर 0। 3000 को इस तरफ लाके और इसका खंड कर दिए हैं, तो यक्स बराबर देखिए आएगा एक बेरिया 60 और यक्स बराबर आएगा एक बार माइनस 50। तो जो चाल होती है वो माइनस होगी नहीं, तो यक्स बराबर कितना हम लोग लेंगे 60। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है कि उस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेमी है। तो आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इस तरीके से मान लेते हैं है। ठीक है, अब इसका एरिया पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, और ये दिया है कितना दिया है 16√3, तो √3 से √3 खत्म, तो जो भुजा स्क्वायर है उसके बराबर हो जाएगा 16 चौका 64, क्योंकि 4 का गुणा हम 16 में करवा देंगे, तो जो भुजा आएगी आपका वो आ जाएगी 8, क्योंकि 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 8 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है लिखा है कि 15,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, उस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो डायरेक्ट अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला लगाएं तो फार्मूला होता है P1 + R/100 के पावर n, और यहाँ पे -1, तो P की वैल्यू दिया हुआ है 15,000 लिख देते हैं। उसके बाद 1 + R की वैल्यू कितना दिया है 12 दिया है, और बटा कर देते हैं 100। अब यहाँ पर समय दिया है 2 -1 कर देते हैं। अब इसको थोड़ा फास्ट हल करेंगे, ठीक है, इसका जो कैलकुलेशन है थोड़ा जल्दी मतलब जल्दी से हल करेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे कि 100 एकम 100 और अगर 12 जोड़ देते 112 हो जाएगा, यानी 112 में एक बेरिया 100 जोड़ना है तो हो जाएगा 212, और एक बेरिया 112 में से 100 घटाना है तो हो जाएगा आपका 12 बटा हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने डायरेक्ट हल कर दिया, मतलब कि मन में ही, या इवन कहें कि यहाँ पे गुणा करा के, मतलब लिखे नहीं है बट हल कर दिए हैं, ऐसा आप समझिए कि एक जीरो से एक जीरो काट दिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, और एक जीरो से एक जीरो काट दिए, क्योंकि लिखते तो बहुत ज़्यादा पन्ना भर जाता, मतलब पूरी जगह भर जाती, अच्छा ना लगता। तो यहाँ पे देखिए 15, आप 15 का गुणा करा रहे हैं 212 में, तो 15 दूना 30, 15 एकम 15 3 18, 15 दूना 30 और 1 31, और जो एक जीरो था एक जीरो से ये जीरो भी कट गया, अब बचा है 12, तब 12 104, तो जब 12 104 हो जाएगा, 12 104 नहीं, 12 96 होता है, 104 नहीं, 12 9 104 होता है। ठीक है, यहाँ पर 12 9 104 नहीं होता है, 12 9 यहाँ पर 9 दूना 18, 9 1 कम 9 1 10, 108 होता है। ठीक है,
यहाँ पर हम ऐसे ही बोल दिए। तो अब हो जाएगा आपका 12×8 96। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इकाई का अंक जो आएगा वो 6 आएगा। अब अपने ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर सी में 6 इकाई का अंक है। इसका मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो 3816 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, ऑप्शन से लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि 12×12 प्लस 12×11 माइनस 14×15 माइनस 9×13 प्लस 19×15 का मान बताइए। तो अगर आप यहाँ से 12 और 12 कामा ले लेते हैं तो आप 13 और 11 को जोड़ पाओगे। 13 11 कितना हो जाएगा, 24। यानी 24 का आप डायरेक्ट गुणा कराओगे 12 में। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए 15 है और यहाँ पर भी 15 है, तो 15 कामन ले लेंगे तो 19 में से 14 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 15×5। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 13 नवैया 117। ठीक है, 9 त्रिक 27, 9 एकम 9 2 11। और यहाँ पर अगर गुणा करा दे तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। 12 दूना 24, 24 और 4 28 प्लस 15 पचे 75 माइनस हो जाएगा 117। अब क्या करना है, 117 को 288 में से घटाना है। तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 1, प्लस उसमें 75 जोड़ देना है तो 6 हो जाएगा। 7 7 14, यहाँ 2, कुल मिला जुला कर 246 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 246 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि 12 संख्याओं का औसत 60 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो सबसे पहले योग निकाल लीजिए। 12 संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कहोगे 12×60। 12 छः कितना हो जाएगा, 72, मतलब 720। अब 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाता है तो आप यहाँ पे करिए -5×12। और 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाता है तो 7 गुणे करिए 10। यानी इसके योग पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, तो आप कहोगे 12 पंचे 60, 10 सत्ते 70। यानी 60 को अगर 70 से घटाएंगे तो 10 बढ़ रहा है। तो अब ये हो जाएगा 730, क्योंकि 720 को मतलब कि 10 में जोड़ देंगे तो 730 आ जाएगा। संख्या वही है 12। ठीक है, तो अब जो नया औसत आएगा, नया औसत वो कितना होगा, तो यहाँ पर नया औसत हो जाएगा 730/12, यानी योग बटा के संख्या। आप जानते हो 12 छः 72 होता है, फिर 12 जीरो हम जीरो, अब 12 नवैया 108 या 12 8 96 कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 60 केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 60.83, यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है आपका भाग उद्योग का। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं, इनमें दम कुछ नहीं होता। जैसे समझिए लिखा है 0.5 भागे 0.5 गुणे 0.5, और यहाँ पर है 0.5 भागे 0.5 और गुणे हो जाएगा 0.5। अब इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको केवल और केवल आपका समय बर्बाद करने के लिए दिया है, बाकी इसमें कुछ दम है ही नहीं। कैसे, पहले इसका गुणा करवा लीजिए तो 5 पचे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे 0.5 बटे क्या हो जाएगा, 0.25। ये समझने के लिए बता रहे हैं, हालांकि इसको सॉल्व करना होगा तो तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो 0.5 का भाग अगर 0.5 में यहाँ नीचे दें तो 1 आएगा। 1 का अगर 0.5 में हम गुणा करवाएं तो कितना होता है, 0.5 ही होता है। इसके बटे 1 बचेगा, 0.5 से 0.5 खत्म, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 0.25। तो आप जानते हो कि इसका मतलब होता है 4। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगर आपको नहीं समझ आया कि 4 कैसे आया तो आप दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25। तो 25 चौका क्या हो जाएगा, 100। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि यदि p का p प्रतिशत 225 है तो p स्क्वायर का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है p का p प्रतिशत, p प्रतिशत कितना है, 225 है। तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, बटा 100 कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 225। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, इधर होगा p स्क्वायर बराबर यहाँ पे 225 फिर डबल जीरो, और यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं सी में 225 और डबल जीरो दिया है, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 15वां, वो कुछ इस तरीके से है कि 28% की छूट के बाद एक वस्तु को 1008 रुपये में बेची जाती है, बेचा जाता है रहना चाहिए, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य गुणित 100/100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे यानी 100 में से 28 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 62 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 62 नहीं 72। अब क्या करते हैं हम लोग, 72 का भाग डायरेक्ट करते हैं किस में, 1008 में, क्योंकि आप जब काटोगे तो समय लगेगा। डायरेक्ट हम लोग भाग कर देते हैं, 72 एक कम कितना हो जाएगा 72, कितना बच जाएगा 28, और यहाँ पे हो जाएगा 8। कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में अगर हम 100 का गुणा करा दें तो ए बराबर कुल मिला जुला कर कितना आ जाएगा, 1400 रुपया। यानी उसका जो अंकित मूल्य था वो 1400 रुपया था। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1400, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 14 वर्षों में स्वयं की 3.5 गुनी मतलब हो जाती है। समान साधारण ब्याज दर पर वह धनराशि 28 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो गुनी हो जाती है इसका मतलब ये है कि मिश्रधन बन जाता है। यानी a बराबर 3.5 p मान लेते हैं, अगर हम मूलधन को p मानते हैं। तो इसका जो ब्याज आएगा यानी सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहोगे 3.5 p में से p को घटा दीजिए तो ये आएगा 2.5 p। अब ये ब्याज हो गया और समय दिया है, मूलधन हम अपने से मान लिए हैं तो हम लोग दर निकाल लेते हैं यानी रेट कितना है। तो आप कहोगे कि ब्याज यानी 2.5 p गुणित 100 बटे मूलधन यानी p गुणे आपका समय जो कि है 14। ठीक है, तो p से p खत्म हो गया, क्या बच गया यहाँ पर, ये बच गया 250/14%। ये दर आया है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। कराए समान साधारण ब्याज दर पर वह धनराशि यानी p 28 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। तो पहले ब्याज निकालते हैं, तो दर बराबर क्या होता है ब्याज, हमें नहीं पता ब्याज कितना है। ठीक है, क्योंकि समान दर है ना, यहाँ पे देखिए लिखा है समान साधारण ब्याज दर पर, यानी दर जो है वो समान है। तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन कितना है p है, और जो आपका समय है वो है 28 साल। अब ये जो ये वाला दर है इस वाले दर के आप क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले दर को बराबर कर देते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा आपका 250/14 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा ब्याज गुणित, यहाँ पर हो जाएगा 100/p गुणे 28। अब 14 दूना होता है 28, अब 25 चौका होता है 100, और 25 दहा में होता है 250, और 2 दूना के 4, और 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। यानी जो ब्याज आया वो कितना आया, तो आप कहोगे कि p का गुणा इस 5 में करवा दीजिए तो 5p आएगा। यानी ब्याज 5p है, मूलधन p है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6p, यानी वो 6 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 6, और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरीके से है कि यदि 4t बराबर 5u है तो t प्लस u बटा t का मान बताइए। तो दिया है 4t बराबर 5u। ठीक है, और पूछ क्या रहा है हमसे, t प्लस u बटा के t। तो इस t का भाग करते हैं दोनों में, तो t बटा t कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं u बटा के t। ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस, अब यहाँ पर u बटा t का मान कितना आएगा, देखिए यहाँ पर u है यहाँ पर t है, तो ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा 4, अब ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी 4/5 बराबर u बटा के t आएगा। u बटा के t की जगह पर हम लोग लिख दें 4/5, तो 5 एक कम 5 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9/5। तो ऑप्शन नंबर हम बी में देख रहे हैं कि दिया है 9/5, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सवाल है, लिखा है कि एक बैग को 5688 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे बैग को कितने रुपए में बेचना चाहिए था। तो अगर विक्रय मूल्य दोबारा वाला पूछे, पहला वाला दिया रहे, तो फार्मूला होता है पहला वाला विक्रय मूल्य गुणित कितने का लाभ कमाना चाहता है, 20% का, तो 100 में 20 जोड़ दीजिए यानी 120। कितने का हानि हुआ है 10% का, तो ये हो जाएगा 90। अब यहाँ पर खत्म कर दीजिए एक जीरो से एक जीरो, इसको काटिए 3 चौक 12 और 3 त्रिक का 9, फिर 3 से इसको काटिए 56 और 88 को, देखिए कटेगा कि नहीं, 8 8 16, 16 6 22, 22 5 27, ये कट जाएगा, तो 3 एक कम 3 हो गया।
और आपका 3 × 8 = 24 और 3 × 9 = 27 और 3 × 6 = 18 और 4 से गुणा करवा दीजिए तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा और 4 × 9 = 36, 2 × 38 हो जाएगा और 18 × 4 = 72 और 3 × 75 हो जाएगा। कुल मिला जुला के 7584 रुपये आया है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 7584 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि एक कक्षा के 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा, क्या इतनी उम्र के भी विद्यार्थी होते हैं। जैसे देखिए अभी इसको पढ़िएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब मजा आएगा। लिखा है एक कक्षा के 19 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है, ठीक है। यदि 42 वर्ष की आयु का नया विद्यार्थी, अब यहीं पर आपको पढ़ के थोड़ा सा हंसी आएगी कि 42 वर्ष की आयु का कोई नया विद्यार्थी हो सकता है क्या, ठीक है। मे बी होते हैं बट यहाँ पे थोड़ा सा आप पढ़िए थोड़ा। लिखा है 42 वर्ष की आयु का नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है तो इन 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी रही होगी। वो किस कक्षा का विद्यार्थी रहा होगा पता नहीं, बट उसकी एज कितना है 42 वर्ष, यानी ये वो काफ़ी एजेड रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालिए योग, ठीक है। इसका 19 विद्यार्थियों का तो 19 गुणे हो जाएगा 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इतना वर्ष। अब इसी में यानी 418 में क्या करना है आपको, यहाँ पर 42 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 10 और यहाँ पर 6, यहाँ पे 4, यानी ये हो गया 460 वर्ष। अब विद्यार्थियों की जो संख्या है वो हो गया 20, क्योंकि पहले 19 था, एक विद्यार्थी और आ गया 20 हो गया। तो इसका औसत कितना होगा, यानी ये जो नया बना है पूरा पूरा, इसका औसत क्या होगा। तो औसत बराबर आप जानते हो योग, जो कि 460 आया है, और जो आपका संख्या है वो है 20, काट देंगे तो कुल मिला जुला कर कितना हो जाएगा 23 वर्ष, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इसका औसत होगा नया वाला वो 23 वर्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 23 वर्ष और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा सवाल है, लिखा है दिनेश अकेले एक काम को 96 घंटे में पूरा कर सकता है। दिनेश और राहुल मिलकर उसी काम को 48 घंटे में कर सकते हैं। राहुल और तरुण मिलकर उसी काम को 16 घंटे में कर सकते हैं। तरुण अकेले उसी काम को कितने घंटे में कर सकता है। अगर ध्यान समझिए तो दिनेश के एक दिन का काम अगर हम निकालें तो 1/96 भाग होगा, ठीक है। उसके बाद दिनेश और राहुल का 1 घंटे का निकालें, यानी राहुल और दिनेश का 1 घंटे का, तो कितना हो जाएगा 1/48 भाग। अगर यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें कि दिनेश का दिया है तो राहुल का निकाल लेते हैं, यानी राहुल अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप कहोगे 1/48 में से 1/96 घटा लीजिए, 48 और 96 का लसा 96 होता है, 48 दूना 96 माइनस से कर देंगे, यानी जो राहुल है अगर उसको अकेले काम करना हो तो 1/96 भाग 1 घंटे में करेगा, ठीक है। राहुल और तरुण मिलकर, अब देखिए राहुल और तरुण मिलकर उसी काम को 16 घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे 1/16 भाग। अगर हमको तरुण का बताना है तो राहुल को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो तरुण का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1/16 भाग में, यानी कुल दोनों के काम को मिलाकर उसमें से राहुल के काम को घटा देते हैं, यानी 1/96 हो जाएगा। आप जानते हो 16 छक्का 96 होता है, 16 छक्का 96 और 96 कम 96, यानी कुल मिला जुलाकर अगर इसको उलट दें तो 96/5 ये घंटा आ जाएगा। अगर इसको काटें तो आप कहोगे 5 एक कम 5, 5 9 45, 5 दूना 10, यानी कुल मिला जुलाकर अगर तरुण अकेले काम करेगा तो एक काम को 19/2 घंटा में कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं बी में दिया है 19/2 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 20 प्रश्न हम करवाए हैं बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।